गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे 12th का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उस फर्स्ट चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक उत्पादन संभावना वक्र को कंटिन्यू कर रहे हैं। उत्पादन संभावना वक्र या रूपांतरण वक्र, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में पीपीसी कहा जाता है, ये समझने के लिए इस वीडियो को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो हम वापस इसकी डेफिनेशन रिपीट करते हैं कि यह वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। संयोग का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो ग्राफ हम बनाएंगे या हमने जो पहले बनाया था उसमें जो हमने ए से लेकर के ई या एफ तक जो पॉइंट्स ले रखे हैं वो सारे इसके संयोग हैं। तो ये उन्हें दर्शाता है और जिसे देश में उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी का प्रयोग करके हमने उत्पादित किया था। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम वस्तु x और y का उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ पर वस्तु x की क्वांटिटी दी हुई है और वस्तु y की मात्रा भी दी हुई है, साथ में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। इन तीनों का प्रयोग हम एक वक्र बनाने के लिए करेंगे। ठीक है, तो एक ग्राफ मैंने आपके लिए इसमें बनाया है। मान लीजिए संयोग है हमारे पास a से e तक और x की मात्रा हम उत्पादित कर रहे हैं 0, 10, 20, 30 और 40। फिर हम y वस्तु की मात्रा उत्पादित कर रहे हैं 100, 90, 70, 40 और 0। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखनी चाहिए। मैंने ये कहा था कि जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो छोटे से बड़े क्रम में लिखी जाती हैं दोनों अक्षों पर, x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी। लेकिन जब हम सारणी बनाते हैं तो सारणी में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सारणी और ग्राफ दोनों में सेम चीज़ मैच होनी चाहिए। मतलब कि देखिए ग्राफ में x अक्ष पर 0 के बाद दिया हुआ है 10 और 10 को हमने मैच किया हुआ है 90 के साथ। तो आपको सारणी में देखना है कि क्या 10 90 के साथ मैच हो रहा है। तो संयोग B पर 10 और 90 ये दोनों साथ में ही हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हमारा जो ग्राफ है वो इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ग्राफ बनता कैसे है। सबसे पहले आपको क्या करना था कि x पर छोटे से बड़े क्रम में संख्या लिखनी थी, जैसे कि सारणी में दे रखी है। उसके बाद y अक्ष पर हमें छोटे से बड़े क्रम में संख्या लिखनी थी, जैसे कि y अक्ष पर दे रखी है। अब आप कहेंगे कि y अक्ष पर पहले 100 दिया हुआ है, बाद में लास्ट में 0 आता है। लेकिन संख्याएं कैसी भी हों हमें उन्हें छोटे से बड़े क्रम में ही लिखना है। अब हमने क्या किया, इन संख्याओं को हमने आपस में मिलाया। जैसे सारणी में 0 के साथ 100 दिया हुआ है, तो आप देखिए कि x अक्ष पर जो 0 है वो और y अक्ष पर जो 0 है वो जो 100 है वो दोनों साथ में ही मैच होते हैं। ठीक है, उसके बाद 0 के बाद अगली संख्या है 10 और y वस्तु की अगली संख्या है 90। तो हमने क्या किया, अपने ग्राफ में 10 को 90 के साथ मैच कर दिया और ठीक इसी प्रकार 20 को 70 के साथ, 30 को 40 के साथ और 40 को 0 अक्ष बिंदु पर हमने मैच कर दिया। और इस तरीके से मैच करने पर हमारे पास जो बॉक्स बने हैं हमने उन्हीं सारे बॉक्स को एक डॉट लाइन से हमने जोड़ दिया। तो इन संख्याओं को जोड़ने पर ये जो डॉट लाइन बनी है इसे कहा जाता है पीपीसी। ठीक है, और इसमें जो लाइन के ऊपर हम संयोग लिखेंगे ए बी सी डी और ई तक लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई कि ये सारे जो संयोग हैं ए से ई तक वो क्या दर्शा रहे हैं कि हमने x की कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया और y की कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया। कितनी वस्तुओं की संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, उत्पादन संभावना वक्र। अब इसकी डेफिनेशन के बाद इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि ये वक्र और क्या बताता है कि किसी एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप x वस्तु की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो x की जो सारणी है उसे देखिए कि 0 के बाद क्या आया 10। हमने क्या किया, x वस्तु का उत्पादन 0 से 10 तक बढ़ा दिया।
दूसरी तरफ हमने क्या किया, जो y वस्तु है उसका उत्पादन पहले 100 था और हमने उसको 100 से 90 कर दिया। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें पता चल रही है कि हम x की जो इकाइयाँ हैं वो बढ़ा रहे हैं और y की जो इकाइयाँ हैं वो कम कर रहे हैं। धीरे धीरे आप ये देखिए कि x की इकाइयाँ 10, 20, 30, 40 ये बढ़ रही हैं और उसके बदले y की जो इकाइयाँ हैं वो 100 से धीरे धीरे करके कहाँ आ रही हैं, घटते क्रम में 0 तक। ऐसा क्यों होता है कि हम एक वस्तु की इकाइयों को बढ़ा रहे हैं, दूसरी वस्तु की इकाइयों को कम कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है, वहाँ पर मजदूर काम करते हैं 10, ठीक है, और जब वो 10 मजदूर काम कर रहे हैं तो वहाँ का जो मालिक है वो क्या करता है कि अपनी कंपनी में 2 मशीनें खरीद करके लाता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि वहाँ का जो मालिक है वो 10 मजदूर और एक मशीन के साथ काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जब वो मशीन लाया तो मशीन लाने के बदले वो 2 मजदूरों को नौकरी से निकाल देगा। क्यों? क्योंकि उन मजदूरों का काम कौन करेंगे, अब वो मशीनें करेंगी। समझने वाली बात यह है कि जब आप किसी एक इकाई को बढ़ाते हैं, जैसे कि हमने मशीन बढ़ा दी, तो हम दूसरी की इकाइयों को कम करेंगे, जैसे कि हमने मजदूरों को काम से हटाया था। ठीक है, तो सेम यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि जब आप एक वस्तु का उत्पादन अपनी कंपनी में बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को आपको कम करना पड़ेगा। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए था कि हम दोनों का ही उत्पादन बढ़ा सकते थे, फ़ायदा तब भी मिलेगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम दोनों का ही उत्पादन बढ़ाएंगे तो वही जो कंपनी की लागत है, जो फैक्ट्री वो सामान बना रही है, तो उसका खर्चा भी तो ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर आपको ये मान करके चलना है कि खर्चा ज़्यादा ना आए, जो उत्पादक है वो संतुष्ट रहे। इसलिए वो क्या करेगा कि दोनों में से केवल एक का उत्पादन बढ़ाएगा और दूसरे का कम करेगा। ये थ्योरी आपको समझ में आनी चाहिए कि हमेशा एक का उत्पादन बढ़ता है तो दूसरे का कम करना पड़ता है। ठीक है, एक का उत्पादन बढ़ेगा और दूसरे का कम करना पड़ेगा। इसी लाइन पर आपके आगे के टॉपिक हैं। किस लाइन पर? कि उत्पादन संभावना वक्र में हम क्या पढ़ रहे हैं, वस्तुओं के संयोग पढ़ रहे हैं, जो क्या बता रहे हैं, वस्तुओं की मात्रा को बता रहे हैं कि हमने x की इतनी इकाइयाँ उत्पादित कर ली और y की इतनी इकाइयाँ हमने उत्पादित कर ली। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हम x वस्तु की इकाई को बढ़ाएंगे तो y की इकाइयों को हमको कम करना पड़ेगा। तो इसी के बेसिस पे हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। किसकी? उत्पादन संभावना वक्र की। पहली इसकी विशेषता है कि जो पीपीसी है, उत्पादन संभावना वक्र है, इनका जो ढाल होता है, यानी कि जिस तरफ ये गिर रहे हैं, वो होता है ऋणात्मक। और ऋणात्मक का क्या मतलब है कि ये दाईं ओर से झुके हुए होते हैं। जैसे कि आपने ग्राफ में देखा कि पीपीसी मैंने नीचे कॉर्नर में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आया है। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मैडम, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ये। लेकिन तरीका क्या होता है ग्राफ का कि आप किसी भी ग्राफ को y अक्ष से x अक्ष की तरफ ही पढ़ते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा कि y अक्ष से x की तरफ ये नीचे की ओर झुकेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब जो भी वक्र नीचे की तरफ गिरेगा उसे आप ऋणात्मक बोलेंगे और जो ऊपर की तरफ जाएगा उसे धनात्मक बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है कि यह वक्र दाईं ओर झुके हुए होते हैं, यानी कि इनका ढाल ऋणात्मक होता है। अब पहली विशेषता के आधार पर इसकी दूसरी विशेषता बनी हुई है और दोनों का मीनिंग सेम है, शब्द अलग हैं। दूसरी विशेषता क्या कहती है कि जो वक्र हैं, पीपीसी वक्र हैं, वो मूल बिंदु की ओर नत्तोदर होते हैं। नत्तोदर का क्या मतलब होता है? नत्तोदर का मतलब होता है ऋणात्मक। देखिए यहाँ पर मूल बिंदु कौन सा है इसमें? 0। मूल बिंदु की नत्तोदर होने का मतलब सेम कि y की तरफ से x की तरफ नीचे गिरते हुए होंगे।
एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो वक्र है इसका आकार कैसा है, नत्तोदर। मैंने जो बनाया था वो भी नत्तोदर था, लेकिन वो थोड़ा सा हमको सीधी लाइन के जैसा दिख रहा था। जो वास्तव में नत्तोदर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि बीच में से ये उठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है ये कि इन वक्रों का जो आकार है वो मूल बिंदु की तरफ से, मूल बिंदु की तरफ का क्या मतलब है, जो जीरो है वहाँ से ये उठा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इन वक्रों के बारे में और विस्तार से हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको केवल यहाँ पर दो विशेषताएं दिखनी है। कौन सी दो विशेषता, कि ये वक्र दाईं ओर झुके हुए होते हैं और यह वक्र मूल बिंदु की ओर नत्तोदर होते हैं। नत्तोदर का मतलब सेम ऋणात्मक ही होता है, बस दिखने में थोड़े से ये उठे हुए नज़र आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसी टॉपिक के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है अवसर लागत। अब वैसे तो मैं इसके बारे में बता चुकी, लेकिन मैंने कहा था कि एक ही टॉपिक के हमारे कई नाम होते हैं। हमने क्या पढ़ा था, इसमें देखिए एक लाइन कि ये वक्र क्या बताता है कि किसी वस्तु का उत्पादन अधिक करने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी। आप नोट्स में इस पर लाइन को कम से कम 10 बार पढ़िएगा, क्योंकि इसी लाइन पर हमारी सारी विशेषता जुड़ी होती हैं। एक वस्तु को बढ़ाएंगे, दूसरी वस्तु को कम करेंगे, ठीक है। एक को बढ़ाएंगे, दूसरी को कम करेंगे। तो हम किस दर से कम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि हम x की इकाइयाँ 0 से 10 पर गए। तब हमने क्या किया कि y की जो इकाइयाँ थी वो 100 से और 90 पर आ गई। हमने कितनी इकाइयाँ कम कर दी, 10 इकाइयाँ हमने कम कर दी। तो जितनी इकाइयाँ कम की जाती हैं उसे कहा जाता है अवसर लागत, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। जितनी इकाइयाँ हम कम करेंगे y की वो होगी अवसर लागत। इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे कि जब हम x की इकाइयों को बढ़ाने के लिए y की कुछ इकाइयाँ हम कम करते जाते हैं तो वो होती है अवसर लागत। अब आगे देखिए कि हमने x की जो इकाइयाँ थी वो 10 से 20 कर दी, तो y की इकाइयाँ हमने क्या की, 90 से 70। कितने कम पर आ गए हम, 20 कम पर आ गए। तो ये क्या हो गई, अवसर लागत। ऐसे ही पूरा आगे तक कार्यक्रम चलता रहेगा। बस आपको एक चीज़ समझनी है कि जब हम x की इकाई बढ़ाएंगे y की इकाइयाँ कम करेंगे, ठीक है। और इस कम करने को क्या कहा जाता है, अवसर लागत। कि हमने x के लिए y की कितनी इकाइयाँ छोड़ दी, हमने x की इकाइयाँ तो बढ़ा दी, लेकिन उसके चक्कर में y की जितनी इकाइयाँ छोड़ दी वो होगी उसकी अवसर लागत। तो इस टॉपिक को हम यही ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में या तो इस चैप्टर के टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे या फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।